होनी चाहिए। ठीक है, देखो अपक्षय और अपर्दन। ठीक, एक चीज़ इसमें समझने के लिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं, डेनुडेशन। ठीक है, डेनुडेशन का मतलब क्या होता है? अनाच्छादन। ठीक, तो अनाच्छादन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में टूट फूट होना और उसका अपनी जगह से छोटे छोटे कणों में क्या हो जाना? बिखर जाना, विभाजित हो जाना। क्लियर? अब इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? अपर्दन और अपक्षय। ठीक, एक अपक्षय है और एक अपर्दन है। ठीक, वेदरिंग और इरोजन। ठीक, तो अपक्षय हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब अपक्षय क्या चीज़ है वो समझ लीजिए। कोई एक चट्टान है, ठीक, और इस चट्टान में क्या हो गया? दरार आ गया। ठीक, ये चट्टान अपने ही जगह पर क्या हुई? इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुई? टूट गई। ठीक ना, इस तरीके से फिर टूट गया, छोटे छोटे महीन कण बन गए। इसका स्थानांतरण नहीं हुआ किसी पदार्थ का या किसी चट्टान का। अपक्षय, अपक्षय किन चीज़ों से होता है? तो समझ लीजिए अपक्षय होता है ताप से और दाब से। ताप व दाब के कारण, ठीक ना, क्या हो? अपक्षय हो, वेदरिंग हो। ठीक ना, इसमें होता क्या है? जो मूल पदार्थ होती है अपने ही जगह पर टूट टूट के बिखर जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय। अब अपर्दन क्या होता है? यह एक चट्टान है, ठीक, इस चट्टान में क्या हुआ कि हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से क्या हो जाए? इसकी बाहरी सतह घिसे। क्या हो? ये घिसे, घिस घिस के छोटे छोटे कणों में ये क्या हो जाए? बदल जाए और बह करके या उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है, इरोजन कहलाती है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? बता रहे हैं। अगर अपर्दन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, तो चट्टानें क्या कर रही है? वायु से या जल के द्वारा घिस रही हैं। जैसे हमने बताया ना कि जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उन स्थलाकृतियों में अपर्दनात्मक था और निक्षेपात्मक था। तो पहले घिस रहा था, अपर्दन हो रहा था, फिर ये घिसेगा भाई तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, वायु और पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से, तो कहीं जाके इसका निक्षेपण होगा। जैसे बालू का स्तूप बन रहे थे ना, एक जगह से चट्टानों का अपर्दन हो रहा था, दूसरी जगह जा करके जमा हो रही थी। ठीक, तो ये हो गया अपर्दन। जो अपक्षय होता है वो ताप व दाब के कारण, जैसे अगर यहाँ पर ईंट है या कोई चट्टान है, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा ताप पड़े कि वह क्रैक होना शुरू हो जाए, या दाब इतना ज़्यादा पड़ जाए कि वह टूट जाए, तो उससे उसका क्या होगा? अपक्षय होगा। अभी पता चला कि कुर्सी पर बैठे हैं एक लोग और दो लोग और उसी पे बैठ गए, तो दाब पड़ेगा तो वह चेयर क्या होगी? टूट जाएगी। फिर पता चला कि वो जो कुर्सी जो थी वो शादी विवाह वाली थी, और शादी विवाह में पता चला कि अब खाने वाला सिस्टम, बफर सिस्टम आ गया है, तो लोग उसी को क्या कर रहे हैं? खाँच खाँच के खा रहे हैं, उसी के ऊपर चल रहे हैं, तो और उस पर दाब पड़ेगा तो कुर्सी जो थोड़ा बहुत छोटा छोटा टुकड़ा था उसका और छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो अपने ही जगह पर वो क्या हो गया? छोटे छोटे बारीक कण बन गए, दाब से ताप से बने, तो ये क्या हुआ? अपक्षय। अब जो अपक्षय होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन समझ लीजिए, अपक्षय 3 प्रकार से होता है, और चौथा प्रकार भी हम लोग जानेंगे। जो पहला प्रकार होता है ये होता है भौतिक या यांत्रिक। ठीक? नहीं,
जो दूसरा होगा वो होगा रासायनिक, ठीक। जो तीसरा प्रकार होगा वह होगा क्या, जैविक, ठीक। तो ये हो गया फिजिकल वेदरिंग, ये हो गया केमिकल वेदरिंग, और ये हो गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्लियर। तो अपक्षय के कितने प्रकार, 3 प्रकार, भौतिक या यांत्रिक, ठीक है, फिजिकल या मैकेनिकल, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। आप समझ लेते हैं। जो ताप और दाब है ये आपका किस में आएगा, भौतिक या यांत्रिक में आएगा। भौतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा जो अपक्षय हो रहा हो, प्रकृति के द्वारा जिस प्रकार का अपक्षय हो रहा है वह अपक्षय क्या होगा, भौतिक अपक्षय, क्लियर। दूसरा अपक्षय क्या होगा, भौतिक अपक्षय में समझ में आ गया, हवा से, हवा से तो नहीं, ताप से और दाब से अगर कहीं पर अपक्षय हो रहा है तो वह भौतिक अपक्षय में आएगा, ठीक। दूसरी बात, रासायनिक अपक्षय, जो रासायनिक अपक्षय होगा, ठीक, केमिकल वेदरिंग, रसायनों के द्वारा होगा, ठीक है। जैसे लोहे पर क्या होता है, मूर्छा लगता है, रस्टिंग होती है, जंग लगता है, तो उससे भी क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। लोहा खराब होता है, धीरे धीरे वो एक चूर्ण के रूप में बदलने लगता है, होता है ना ऐसा। वह जो अपक्षय होगा वह किस में आएगा, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग में आएगा, क्लियर, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं रासायनिक वालों के। सबसे पहले हाइड्रेशन समझ लेते हैं, जल योजन, ठीक। जल में रहते रहते कोई चट्टान क्या होती है, टूट फूट जाती है, तो इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन, जल योजन होता है। एक होता है कार्बोनिफिकेशन, क्या होता है, कार्बोनिफिकेशन। कार्बोनिफिकेशन में क्या होता है, कार्बन जमने लगता है, चीज़ें क्या होती हैं, काली पड़ने लगती हैं, और धीरे धीरे वो छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे बारीक कण बन जाएंगे। एक होता है कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम उनके साथ क्रिया करके उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। एक होता है डीसिलिफिकेशन, ये डीसिलिकेशन होता है। एक डीसिलिकेशन का मतलब क्या, सिलिकेशन का मतलब सिलिका, और डीसिलिकेशन होता है। डीसिलिकेशन में क्या होता है, चट्टान किससे बनती है, मुख्यतः सिलिका ही तो होती है। जैसे सियाल, जो ऊपरी परत है सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, पृथ्वी की ऊपरी परत। तो जो सिलिका होती है, चट्टानों में से सिलिका का अलगाव होना शुरू हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डीसिलिफिकेशन, क्लियर। जो अगला है वो है जैविक, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में 3 लोग हैं, जैसे वनस्पति, वनस्पतियों के माध्यम से, जीव जंतु, जीव जंतुओं के माध्यम से, और तीसरा है मानव। ये अगर अपक्षय कर रहे हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे योगी जी तोड़ रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से, तो घर टूट के बारीक बन जा रहा है ना, ये किस में आ रहा है, जैविक अपक्षय हो रहा है, मानवों के माध्यम से। जैव, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का जैविक का मतलब जिसमें जीवन हो, उसके माध्यम से अगर अपक्षय हो रहा है तो वह होगा जैविक अपक्षय। रसायनों के कारण अगर अपक्षय हो रहा है तो वो होगा रासायनिक अपक्षय। और प्रकृति के कारण,
ताप दाब आदि के कारण अगर अपक्षय हो रहा है तो वो होगा भौतिक अपक्षय। तीसरा होता है बायोकेमिकल। जो चौथा प्रकार भी हम लोग समझेंगे, होता तीन ही है, चौथे प्रकार में जब हायर स्टडी में हम लोग आते हैं तो पढ़ते हैं। ये होता है जैव रासायनिक अपक्षय, ठीक ना। बायोकेमिकल वेदरिंग, बायोकेमिकल का मतलब समझ सकते होंगे अब, इसमें जैविक भी और रासायनिक भी, जब ये दोनों एक साथ मिलकर के अपक्षय करते हैं तो ये क्या होता है, जैव रासायनिक अपक्षय होता है, बायोकेमिकल वेदरिंग होती है। क्लियर है? जब रासायनिक और जैविक दोनों साथ में मिल जाएं, ठीक है। जैसे होता क्या है, किसी बिल्डिंग को उड़ाना है तो योगी जी क्या कर रहे हैं, बुलडोजर से उसको तोड़ रहे हैं, तो वह तो हो गया क्या, जैविक वाले में। अपने से अगर बिल्डिंग को टूट फूट के गिर रही है, टेम्परेचर के कारण ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, चाहे बहुत बिल्कुल कम टेम्परेचर हो जाए, ठीक, तो वो होगा क्या, भौतिक। बम से उड़ा दिए उसको, बिल्डिंग को पूरा, तो रासायनिक हो जाएगा, ठीक ना। मतलब केमिकल का यूज़ करके अगर अपक्षय करा रहे हैं तो, अब केमिकल का यूज़ करके अपक्षय कौन कराएगा, प्रकृति तो कराएगी नहीं, जीव जंतु तो कराएंगे नहीं, तो मानव कराएगा। तो मानव का भी साथ हो और रसायन भी हो तो वो क्या होगा, जैव रासायनिक बायोकेमिकल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी थी किसकी, अपक्षय की और अपर्दन की। क्लियर हुआ? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत नॉर्मल टॉपिक है जो आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा ये, ठीक। अब जब हम लोग बात करेंगे अपर्दन की, तो अपर्दन की जब हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम डेविस का अपर्दन चक्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेविस का अपर्दन चक्र, ठीक ना। क्लियर? और डेविस के कटु आलोचक रहे पेंक का अपर्दन चक्र, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र है वो पढ़ लेते हैं, ठीक ना। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? एक ऐसा महान विद्वान था जिसको अपने युग से आगे का विद्वान माना जाता था, समय से भी आगे का विद्वान था वो, ठीक है। उसका नाम था जेम्स हटन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था जेम्स हटन। जेम्स हटन ने एक सिद्धांत दिया एक रूपतावाद का। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स हटन ने। जेम्स हटन एक बात कहा करते थे कि न तो आदि का अंत है और ना ही वर्तमान का भविष्य। न तो आदि का कोई लक्षण है, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है उसका कोई मतलब नहीं है, और ना ही वर्तमान का कोई भविष्य है। तो जेम्स हटन ने इस तरीके से एक भौगोलिक चक्र के बारे में बताया। क्या बताया? भौगोलिक चक्र। कहते थे कि जिस तरीके से ये पृथ्वी है, जिस तरीके से क्या है, पृथ्वी है, अगर पृथ्वी फिर से तबाह हो जाए ना, तो इसकी शुरुआत जब होगी तो फिर से सब क्या दिखाई देंगे? आदिमानव दिखाई देंगे। और अगर सबको फिर से आदिमानव बना दिया जाए, अगर फिर से सबको आदिमानव बना दिया जाए, तो फिर कुछ समय के पश्चात, लाखों सालों के बाद फिर क्या करेंगे? हम अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है, एक रूपतावाद का सिद्धांत है। एक रूपतावाद का सिद्धांत क्या कहता है? एक रूपतावाद का सिद्धांत कहता है कि देखिए, जो भी भविष्य में था, मतलब जो भी भविष्य में होगा, ठीक है, वो वर्तमान पर ही निर्भर करेगा, और जो वर्तमान में है वो पास्ट का ही प्रतिरूप है, ठीक ना। तो जेम्स हटन ने एक रूपतावाद का दिया 1785 में,
ठीक है, 1785 में जेम्स हटन ने अपना सिद्धांत दिया। जेम्स हटन को अपने युग से आगे का विद्वान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे आगे देखेंगे तो अपर्दन चक्र के बारे में डेविस का जो है भौगोलिक चक्र है। ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ एक भ्रम है कि डेविस ने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था। डेविस ने अपर्दन चक्र का सिद्धांत नहीं दिया, डेविस ने भौगोलिक चक्र के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? भौगोलिक चक्र के बारे में डेविस ने बताया, ठीक 1899 में। विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में अपना भौगोलिक चक्र दिया। ठीक, और कहा कि देखिए जो पेनिप्लेनेशन होता है, पेनिप्लेनेशन जो यह वाला भाग है ना, इस भाग को बोलते हैं पेनिप्लेनेशन। ठीक है, लास्ट में हमें पेनिप्लेनेशन प्राप्त होता है जब किसी स्थलखंड का उत्थान होता है। ठीक, डेविस के इसी पेनिप्लेनेशन को जो है क्रिकमे ने 1933 में पैनप्लेनेशन कहा और किंग ने 1948 में पेडिप्लेनेशन कहा। नेट और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पेडिप्लेनेशन किसने दिया? तो पेडिप्लेनेशन दिया LC किंग ने 1948 में, और पैनप्लेनेशन किसने दिया? क्रिकमे ने 1933 में। और डेविस का क्या है? पेनिप्लेनेशन है, याद रखिएगा। ठीक, पैनप्लेनेशन क्रिकमे का है, पेनिप्लेनेशन डेविस का है और पेडिप्लेनेशन किंग का है। ठीक ना, ये चीज़ देखिए। इससे पहले ठीक ना, कास्ट प्रदेशों के लिए, किस प्रदेश के लिए? कास्ट मतलब चुनायुक्त प्रदेशों के लिए जो अपर्दन चक्र की संकल्पना है वो बीडी दे चुके हैं 1911 में, स्विजिक दे चुके हैं 1918 में और सैंडर्स दे चुके हैं 1921 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा नेट में, बताइए कास्ट प्रदेशों के लिए, ठीक है, कौन से विद्वानों का समूह है जिन्होंने कास्ट प्रदेशों के लिए मतलब चुनायुक्त प्रदेशों के लिए अपर्दन चक्र की संकल्पना दी? तो अपर्दन चक्र की संकल्पना कास्ट प्रदेशों के लिए बीडी ने 1911 में, स्विजिक ने 1918 में और सैंडर्स ने 1921 में दी। शुष्क प्रदेशों के लिए डेविस ने भी अपनी एक संकल्पना दी थी। किसके लिए? शुष्क प्रदेशों के लिए। शुष्क प्रदेशों के लिए डेविस ने भी अपनी संकल्पना दी 1905 में। तो वह जो संकल्पना थी डेविस की, वह शुष्क प्रदेशों के लिए अपर्दन चक्र की संकल्पना थी। तो डेविस ने जो अपर्दन चक्र की संकल्पना दिया वो किसके लिए दिया? शुष्क प्रदेशों के लिए 1905 में। लेकिन उससे पहले डेविस ने भौगोलिक चक्र के बारे में बताया 1899 में। अब जो डेविस का भौगोलिक चक्र है उसमें हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे डेविस के त्रिकूट कहे जाते हैं। डेविस ने 3 बातों को के बारे में बताया और डेविस के इन्हीं 3 बातों को डेविस के त्रिकूट बोलते हैं। ठीक है, ट्रायो ऑफ डेविस। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए जो संरचना होती है, जो संरचना होती है, ठीक है, वह प्रक्रम और अवस्था, जो संरचना होती है वह प्रक्रम एक प्रक्रिया से चलती है और किसी अवस्था में पहुंचती है और वहां पहुंचने में क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है, तो यह जो 3 हैं यह डेविस के क्या हैं? त्रिकूट हैं। ठीक ना, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। बात समझ आ रही है? ठीक है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। अवस्था जैसे किसी अवस्था में कोई पहुंचता है तो एक समय के अकॉर्डिंग ही पहुंचता है ना, बताइए। तो अवस्था और समय को एक ही में लिया जाएगा। ठीक, तो डेविस के जो त्रिकूट हैं वो क्या हैं? संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय। यह डेविस के त्रिकूट कहे जाते हैं कि किसी भी कोई भी जो स्थलाकृति होती है, जो उसकी संरचना होती है, तो वह एक प्रक्रम के माध्यम से संरचित होती है। कोई भी संरचना बनती है तो उसमें एक प्रक्रम लगता है, एक प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस के बाद वह
उस अवस्था या समय में, मतलब उस समय या अवस्था में प्रक्रम चलने के पश्चात वैसी संरचना का निर्माण होता है। तो संरचना, प्रक्रम और अवस्था डेविस के 3 त्रिकूट हैं जिसको ट्रायो ऑफ डेविस बोलते हैं। ठीक, डेविस ने कहा कि किसी भी भौगोलिक चक्र में हमें 3 बातें ध्यान देनी चाहिए। डेविस ने कहा कि किसी भी भौगोलिक चक्र में मुख्य 3 बातें होती हैं, 3 अवस्थाएं आती हैं। क्या आती हैं? 3 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी अवस्था आती है? तो जो एक अवस्था आती है, डेविस ने कहा कि वह अवस्था होती है तरुणावस्था। क्या होती है? उसके बाद जो अवस्था आती है वह होती है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद जो अवस्था आती है वह अवस्था आती है किसकी? जीर्णावस्था की। और जीर्णावस्था में जा कर के क्या होता है? पेनिप्लेनेशन का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ बनने वाली स्थलाकृतियों को डेविस ने क्या कहा? मोनाड नाक कहा। ठीक है, मोनाड नाक। यहाँ बनता है पेनिप्लेनेशन। पेनिप्लेनेशन का अर्थ है समप्राय मैदान। ठीक, तो लास्ट में क्या बना? समप्राय मैदान बना। अब जिस प्रकार से किसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिस प्रकार से किसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो डेविस ने इसको जो है कि पर्वतों के माध्यम से समझाया है। कहा कि देखिए जो भूखंड है, भूखंड में सबसे पहले उत्थान होता है। तो उत्थान को जिस हिसाब से डेविस ने बताया, ठीक है, वो उसको कहा यूसी, अपर कर्व, और जो नीचे वाली कर्व जा रही है इसको बोला एलसी, लोअर कर्व। ठीक, और ये क्या है? ऊंचाई है। क्या है ये? ऊपर की तरफ ये ऊंचाई को बता रहा है। ठीक, और ये क्या है? समय है। ठीक ना, अवस्था को बता रहा है। किसको बता रहा है? अवस्था को बता रहा है। ठीक है, तो डेविस ने कहा कि देखिए सबसे पहले पर्वत का क्या होता है? उत्थान होता है, और पहले उत्थान हो जाता है। तो उत्थान जब होता है उसके बाद अपर्दन शुरू होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डेविस ने कहा कि किसी भी स्थल खंड में क्या होगा? उत्थान होगा, और उत्थान होने के बाद क्या होगा? अपर्दन शुरू होगा। तो यहाँ तक जो है तरुणावस्था तक क्या होता है? हाँ, तरुणावस्था तक जो है कि उत्थान होता है। क्या होता है? उत्थान होता है। ठीक, यहाँ तक क्या हुआ? उत्थान हुआ। उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? उत्थान भी होता है और इसके साथ साथ पतन भी शुरू होता है। ठीक, प्रौढ़ावस्था में डेविस ने कहा कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है और वह युवा होता है, तरुण होता है, तो उसकी तरुणावस्था में उत्थान होता रहता है, वो ऊंचाई को प्राप्त करते रहता है। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। जैसे इंसानों में प्रौढ़ावस्था आती है ना, सब लोग युवा हैं, उसके बाद 40 साल के बाद क्या आने शुरू हो जाएगी? प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाएगी, तो उतना उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है, अब तो वो अलग बात है कि आजकल लोग जो है 35 साल में 30 साल में बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, बाल उल झड़ जा रहा है, उसकी बात अलग है। ठीक ना, तो 35 साल तक लोग युवा माने जाते हैं। उसके बाद क्या शुरू होता है? प्रौढ़ावस्था। और फिर उसके बाद शुरू होती है 60 साल के बाद जीर्णावस्था। ठीक, तो यहाँ पर कहा कि उसी तरीके से जो स्थलखंड होते हैं उनमें 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? तरुणावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और जीर्णावस्था होती है। क्लियर? तरुणावस्था की कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। तरुणावस्था की कुछ बातें क्या करते हैं? समझ लेते हैं। ठीक है, तरुणावस्था में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। तो तरुणावस्था की जो पहली बात है वो क्या है? जब पर्वत का उत्थान होता रहता है तो तरुणावस्था में नदियाँ और ऊपर से आती हैं ना, तो नदियों का वेग तेज होता है। नदियों का वेग क्या होता है? तेज होता है। नदियाँ क्या करती हैं? भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं।
भी आकार की घाटी क्या करती हैं नदियाँ, बनाती हैं। ठीक है, संकरी मतलब संकरी घाटियों का नदियाँ क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तीसरा क्या है, डेविस के अनुसार अपरदन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अंतर इसमें समझ लेना है कि अपरदन होता है जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो, लेकिन नदियों में अवसाद की क्या होती है, थोड़ी बहुत कमी होती है, इसलिए अपरदन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक, क्षिप्रिकाएँ देखने को मिलती हैं। क्षिप्रिका क्या होती है, रैपिड्स भूल गए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये नदी बह रही है और बीच में कोई ऐसी चट्टान आ गई तो नदी का जल क्या करता है, ऐसे उछड़ उछड़ के गिरता है, तो ये क्या हुआ, रैपिड्स हुआ। ठीक, नदी आया ऊंचाई है तो ऐसे क्या करेगा, जल उसका उछल उछल के, तो ऐसी क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती है तरलावस्था में। ये बातें 3 आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। जब प्रौढ़ावस्था शुरू होती है तो उत्थान प्लस अपरदन दोनों होता है। इसमें क्या होता था, चौथी बात लिख सकते हैं, केवल उत्थान हो रहा था। क्या हो रहा था, केवल उत्थान हो रहा था प्रौढ़ावस्था में डेविस के अनुसार। लेकिन प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, उत्थान के साथ अपरदन होने लगता है। और जो दूसरी बात यह है कि जो नदी घाटियाँ होती हैं, नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। नदी घाटी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। भाई देखिए, समझिए इस बात को, जब पर्वत का अपरदन शुरू हो जाएगा तो अपरदन जब होगा तो घाटी क्या होगी, काट काट के नदी उसको चौड़ा न कर देगी। तो नदी घाटी जहाँ भी आकार की संकरी थी वहाँ अब नदी घाटी क्या हो रही है, बिल्कुल चौड़ी हो जा रही है। क्लियर। उसके बाद में आता है जीर्णावस्था। और जीर्णावस्था में क्या होता है कि जो अपर कर्व हैं और लोअर कर्व हैं धीरे धीरे आ करके नीचे मिल जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, समप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, पेनिप्लेनेशन बन जाता है। डेविस ने कहा कि लास्ट में जो पर्वत बचेगा ना, इतना ज़्यादा उसका अपरदन हो जाएगा कि हमें पर्वत दिखाई ही नहीं देगा, ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, दूर दूर ऐसी ऐसी क्या दिखाई देंगी, पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। मतलब ज़मीन पर ही छोटा छोटा ऐसे टीला टाइप का दिखाई देने लगेगा। तो उसी टीले टाइप की आकृति को डेविस ने क्या कहा, मोनाड नाक कहा। ठीक, और इसका जब अपरदन हो जाएगा तो समप्राय मैदान बन जाएगा। जो मोनाड नाक था उसी का अपरदन हुआ, समप्राय मैदान बन गया। ठीक, तो ये सारी बातें किसकी थी, डेविस का ये भौगोलिक चक्र है। अब डेविस ने यहाँ क्या बोला कि जब यहाँ से समप्राय मैदान बनेगा और अवसाद जाके समुद्रों में इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, जब समुद्र में जाके इकट्ठा हो जाएंगे तो वहाँ से फिर क्या होगा, समुद्र की तली पे बाहर पड़ेगा। जैसे कोबर की भूसन्नति अब लागू होगी, समुद्र की तली पे क्या होगा, भार पड़ेगा और समुद्र फिर नीचे बैठेगा। ठीक, और बैठने से वलन होगा, वलन से फिर एक नया पर्वत बनेगा। फिर जब नया पर्वत बनेगा फिर उसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यही क्या है, साइकिल है, चक्र है, यह निरंतर चलता रहता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में कई नदियाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में अवसादों का जमावड़ा हो रहा है, जिससे बंगाल की खाड़ी में अवसादों का जमावड़ा हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हमें वहाँ पे एक नया पर्वत देखने को मिले, हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया क्या होती है, लाखों सालों में घटित होती है, तुरंत नहीं। क्लियर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो मोनाड नाक है, मोनाड नाक ब्रिटेन में हैम्पशायर, ब्रिटेन के हैम्पशायर में, कहाँ पे, हैम्पशायर में एक पहाड़ी है जिसका नाम मोनाड नाक है। तो उसी के नाम से डेविस ने ऐसी इस प्रकार की पहाड़ियों को मोनाड नाक का नाम दिया। अब जब डेविस ने ये बात बताई तो इनकी बात की कटु आलोचना की किसने, पेंक ने। ठीक, पेंक ने कहा कि डेविस की यह बात सही नहीं है और पेंक ने फिर अपनी अपरदन चक्र की संकल्पना दी। इनकी आलोचना क्यों की गई, क्योंकि डेविस
ने ये कहा था कि देखिए पहले उत्थान होता है, उत्थान होने के बाद अपर्दन शुरू होता है, जबकि वास्तव में यह सत्य नहीं है। अरे भाई, अगर किसी चीज़ का उत्थान हो रहा है तो क्या हवा चलनी बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगा? और हवा और बारिश से तो अपर्दन होगा ही। तो भले कोई चीज़ ऊपर आ रही हो, ठीक है, हवा चल रही है तो रगड़ खाएगा ना, उसका अपर्दन होगा ना। तो प्लैंक ने अपनी संरचना में डेविस की इसी कमी को क्या किया, पूरा किया। प्लैंक ने अपनी संरचना में डेविस की यही कमी क्या की, दूर की। ठीक,